आप सभी स्टूडेंट्स का स्किल वेव यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आप सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की अपनी फिफ्थ क्लास, जिसमें हम लोग डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 500 एमसीक्यू सीरीज की फिफ्थ क्लास है, जिसमें आप सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, और अभी तक जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, आपको पसंद आई होंगी। और अगर अच्छी लगी हैं स्टूडेंट्स तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस रन करती रहेंगी और आप लोगों के ही इंटरेस्ट पे ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो कैसे लगती है क्लासेस और क्या रिस्पांस आपको और चाहिए, क्या चीज़ें और आपको सही से बेहतर चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी आप जरा कमेंट करके बता दिया करिए। तो उसी तरीके से मैं भी अपनी क्लासेस को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोग ये फिफ्थ क्लास में जो क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे वो है क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 से मुझे आज आपको बताना है। ठीक है, जिसमें आपको समझना है स्टूडेंट्स की डीसी जनरेटर में, ठीक है, डीसी जनरेटर में, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 4 क्लासेस देखी हैं उसमें आपको मैंने बताया कि ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कितने टाइप के जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो है टॉपिक्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग देखने चल रहे हैं जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। ठीक है, इनका कहना है कि एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, बड़े बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ठीक है, क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, तो उसके लिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ढंग से आप समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान से समझ लो कि होता क्या है कि जैसे ये मशीन की पोल हैं। ठीक है, ये जो है मशीन के पोल हैं, इसके बीच में स्टूडेंट्स होता है आपका रोटर। ठीक है, ये पार्ट जो कहलाता है वो होता है रोटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो रोटर है, ये इन पोल्स के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, पोल के चुंबकीय क्षेत्र के वजह से इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं वो पास होती हैं। इतना तो आपको मैंने बताया ही था, ऑलरेडी पहले से भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर नहीं देखा है क्लासेस तो बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको और थ्योरी इसकी कंप्लीट कराई है, जिसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इनका कहना है कि देखो, पहली बात तो ये आप समझ रहे हो, ठीक है, ये स्टेटर का पार्ट है, ये स्टेटर है आपका। ठीक है, ये स्टेटर का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये रोटर है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से इसमें से पास होती हैं और इसको क्रॉस करते हुए एस में एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि अगर ये एस से निकली हैं और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं क्लोज पाथ, तो ये कहीं ना कहीं से इसमें जाके फिर से मिलती होंगी, जिसको आप बोलते हैं यॉक। ठीक है, तो यॉक से जाके ये यहाँ पे आके फिर से मिल जाती हैं इसमें। तो ये तो रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। कंपनसेटिंग वाइंडिंग पहले होती क्या है वो आप समझ लो। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो पोल है ना, ये इस पोल का ये शू है। ठीक है, पोल शू देखो ऐसे करके हम लोग बनाते थे, याद करो। ठीक है, पोल का ये शू है। ठीक है, तो जो इतना पोर्शन है, ये जो पोल शू है, ठीक है, तो ये जो पोल शू है, पोल शू में यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे भी एक वाइंडिंग लगाते हैं, यहाँ पे भी एक वाइंडिंग करते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये इसके शू के एकदम सामने यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि रोटर में भी क्या होती हैं, रोटर में भी कॉइल होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी कॉइल होती हैं। ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूँ ये कॉइल है, मतलब एक तरीके से ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंडक्टर है। चलो, अगर मान लो इस तरीके से मशीन घूम रही है, रोटर घूम रही है, तो होता क्या है कि एक्चुअल में इन कंडक्टर्स की वजह से जो इसमें करंट फ्लो होती है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। आपको मैंने बताया है कि भाई अगर कोई करंट फ्लो करती किसी कंडक्टर में तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। लेकिन एक्चुअल में हमें इस चुंबकीय क्षेत्र से और नुकसान ही होता है डीसी जनरेटर में। क्यों? क्योंकि ये जो इन कंडक्टर्स की, जो रोटर के कंडक्टर की जो
डीसी मतलब कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रिपेयर होती है, जो बनती है स्टूडेंट्स, उनके वजह से जो अपनी मेन फील्ड होती है ये एन से एस की तरफ जो जा रही होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र है जो मेन वाली है, जो जिसकी वजह से ये बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे विद्युत वाहक बल ईएमएफ बन रहा है बच्चों, वो ईएमएफ कम बनता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करता है फ्लक्स पे, और फ्लक्स की वैल्यू जाती है घट। क्यों घट जाती है? इस रोटर के कंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये जो मेन वाली है, जो आपकी ये जो मेन वाली जो आ रही है, ये घट जाती है। ठीक है, ये फ्लक्स घट जाता है। इसको घटना नहीं चाहिए। अगर घट जाएगा तो फिर क्या होगा? ईएमएफ भी घट जाएगा। ईएमएफ घट जाएगा मतलब आपका कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, लो वोल्टेज मिलेगा। तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो होगा क्या कि करते क्या है हम लोग कि यहाँ पे भी हम लोग एक कॉइल अरेंज करते हैं, इसके जस्ट पोल शो के एकदम फेस पे, यहां सामने। तो ये क्या करता है कि इसमें उतनी ही करंट फ्लो होती है जितनी कि इसमें होती है। अच्छा, होता क्या है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स है अगर इस साइड हैं तो इन कंडक्टर्स की वजह से जो हम लोगों ने यहां पे लगाया है, इसको इसी को कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कॉइल लगे हैं इसी को कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगा कि इसके चुंबकीय प्रभाव को, किसके, ये वाली, ये जो आर्मेचर रिएक्शन का जो चुंबकीय प्रभाव है इसके, इसको ये क्या करेगा? अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। किसका? आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन वर्ड कैसे पढ़ा ये भी सुन लो। इस पूरे के पूरे पार्ट को, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्मेचर, और रिएक्शन का मतलब हुआ इसका अपोज करना। किसका? मेन फील्ड का। मेन फील्ड का अपोज करना। तो जब अपोज करता है तो उसके अपोजिशन के लिए हम लोग पोल शो पे क्या लगा देते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। स्टूडेंट्स क्या लगा देते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो अपोजिशन है इससे क्या हो जाए? खत्म हो जाए, और अपनी मेन फील्ड वैसे की वैसी बरकरार रहे। तो इसका मीनिंग सीधे सीधे आपका ये निकलता है कि हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं डीसी जनरेटर में? लार्ज डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे हम क्या कर पाएं? न्यूट्रलाइज कर पाएं आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, है ना। बेअसर मतलब न्यूट्रलाइज कर पाएं, इसके लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी जनरेटर में लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो ये आर्मेचर रिएक्शन का नाम ले रहे हैं हम लोग कब से, ठीक है ना, आर्मेचर जो रिएक्शन का नेमिंग ले रहे हैं हम लोग, नाम ले रहे हैं, ये एक हानिकारक प्रभाव है, ये नहीं होना चाहिए डीसी जनरेटर में, लेकिन रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसको कम करना होता है, उसी के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द रीजन, कह रहे हैं कि क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बुल्ट अप वोल्टेज। इनका कहना है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। डीसी जनरेटर जो होता है वो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहे आप जितना तेजी से घुमाओ, मतलब इस सॉफ्ट को आप चाहे जितना तेजी से ऐसे घुमाओ, रोटेशन खूब दे दो, लेकिन फिर भी ई की वैल्यू जीरो ही रह जाती है, 0 वोल्ट ही रह जाती है। उसका क्या कारण है? हालांकि पिछली क्लासेस में हम लोग इसकी डिस्कशन को कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लासेस में भी इसकी बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि जो ई होता है, जो ईएमएफ होता है, ठीक है, जो विद्युत वाहक बल होता है, जो ईएमएफ होता है, ठीक है, जिसको आप वोल्टेज भी बोल रहे हो इसके टर्म में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे? फ्लक्स पे, रोटेशन पे, कितना तेज घुमा रहे हो, नंबर ऑफ पोल पे, ठीक है, और नंबर ऑफ कंडक्टर पे डिवाइडेड बाई 60, और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे, समांतर रास्तों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम इसमें से बाकी चीज़ों को ध्यान से उतार दें और केवल हम ये समझें कि जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे। और जो ईएमएफ है वो एक तरीके से ये एन पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से आप देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ देखो ये फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने उसको अलग अलग बस आपके लिए लिख दिया। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ही जीरो है, ठीक है, तो चाहे आप जितना तेज घुमा लो इसको, क्या ईएमएफ बनेगा? नहीं बनेगा, ये जीरो ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि जीरो भाई कितना भी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी ये वाली पूरी की पूरी, चाहे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए, लेकिन जब ये ज़ीरो है तो फिर ओवरऑल तो जीरो ईएमएफ ही बनेगा। समझ पा रहे हो, ओवरऑल जीरो ईएमएफ ही बनेगा। तो जब जीरो ईएमएफ ही बनेगा तो वही तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहे इसको जितना तेजी से घुमाते चले जाएं, इसको चाहे हम जितना तेजी से घुमाएं इस रोटर को, इसको हम चाहे जितना तेजी से ऐसे करके घुमाएं, लेकिन फिर भी इन यहाँ पे प्लस माइनस टर्मिनल पे आपको वोल्टेज मतलब जो ई की वैल्यू है वो जीरो ही नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमें एक कम से कम मिनिमम फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस मिनिमम फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स जो कहाँ होता है? इन पोल्स पे। देखो इस पोल्स पे परमानेंटली रहना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा इसमें रहना चाहिए, ध्यान रखना इसमें रहना चाहिए। इसकी कम ही वैल्यू होगी, इसकी बहुत कम वैल्यू होगी, लेकिन होनी चाहिए। कहने का मतलब कम का मतलब ये मत समझ लेना कि जीरो, तो जीरो ना हो, बस ये ध्यान रखना है, कम हो चलेगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि अगर फ्लक्स जीरो हो जाता है तो फिर इसका मतलब ईएमएफ नहीं बनेगा। अच्छा, ये फ्लक्स जीरो क्यों हुआ? तो इसका कारण आपको समझना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसको उल्टा घुमाया है। किसको? घूमना चाहिए ऐसे और आपने घुमा दिया ऐसे। जब आप ऐसे घुमा दोगे ना तो यहाँ पे जो थोड़ी मोड़ी जो बची हुई जो फ्लक्स थी वो खत्म होके जीरो बन जाएगी। समझ पाए? यहाँ पे जो ये जो फ्लक्स की वैल्यू हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल नहीं होगी, वो जीरो हो जाएगी अगर आपने उल्टा घुमाना शुरू कर दिया तो। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ध्यान है। जैसे इसमें देखो रोटेशन डायरेक्शन ये दिया हुआ है ऐसे, लेकिन अगर आपने इसको उल्टा घुमाना शुरू किया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो फिर आप यहां से देखो कि अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फिर चाहे आप जितना तेज घुमाओ ईएमएफ वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। तो ध्यान ये रखना है कि प्राइम मूवर इज रनिंग, नहीं ये नहीं आंसर है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ पे फील्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस। हाँ, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। लूज ब्रश कांटेक्ट, तो कांटेक्ट इससे मतलब लेना देना नहीं है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, इससे भी बहुत विशेष लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ एक टर्म है फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। आंसर नंबर सी ही बिल्कुल सही है। इसका कारण होता है कि जो आपकी फील्ड रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब है जैसे आपके पास आर्मेचर होती है ऐसे करके, आर्मेचर होती है और ये फील्ड होती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, इतना ज़्यादा हो कि इसमें जाने वाली करंट की वजह से उतना फ्लक्स ना बन पाए जितना कि आर्मेचर को ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में देखो ये जो मेन फील्ड है, इस मेन फील्ड की वैल्यू एक तो बहुत कम है, लेकिन अब ये क्या है कि ये जीरो हो है अगर, तो कम से कम इतना जीरो ना हो कि आरएफ की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो कि इसको बढ़ाने ही ना दे। ठीक है भाई, जैसे फील्ड कॉयल होती है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी तो आएगी कहाँ से ये करंट? एक्चुअल में तो ये करंट यहीं से आती है ना, जब यहाँ से फील्ड बनती है, फिर वोल्टेज बनता है, वोल्टेज से करंट बनती है, तो फिर से यहाँ करंट आती है। लेकिन जब ये है ही नहीं है, कौन? ये रेजिस्टेंस केवल इतनी ज़्यादा है कि ये करंट जा ही नहीं पा रही इसमें ढंग से, तो कैसे जो है ये फ्लक्स को बनाएगा? ठीक है, समझ पा रहे हो किस तरीके से ये फ्लक्स को बनाएगा? यहाँ पे यही आपको समझना है। ठीक है, तो नहीं बना पाएगा, तो जब नहीं बना पाएगा तो यहाँ क्या होगा कि इसीलिए आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अभी ध्यान से समझो, ये मैं आपको काफ़ी बड़ी बात है जो है हजम करवा रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है जितनी चीज जितना आप सोच रहे हो। कि अगर हो सकता है किसी के मन में ये आ रहा हो कि नहीं आप सही नहीं समझा पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी पूरी की पूरी एक कहानी है। ठीक है, जब तक आप कहानी सीक्वेंस वाइज नहीं समझोगे, ठीक है, मतलब आप पूरा का पूरा चैप्टर्स इसको समझोगे नहीं, तब तक ये पूरी बातें समझ नहीं आएंगी। ये तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कि जितने में आपका काम चल जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने की, ट्राई करिए। ठीक है, कि समझ में आ जाए, तो सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा होगा आपके क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पे
क्या होगा, डीसी जनरेटर में वोल्टेज नहीं बनेगा। अब ये फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए आपको थ्योरी क्लास प्रेफर करनी होगी। चैनल पे थ्योरी क्लासेस बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, लेकिन क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है इस वजह से वो इतनी जल्दी नहीं अपलोड होंगी, उसमें समय लगेगा स्टूडेंट्स। वो बड़े टॉपिक्स हैं, इतनी आसानी से उसको नहीं हम लोग अपलोड कर सकते ना पढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे उसमें करेंगे हम लोग। तो अगर आपको सीखना है तो अभी आप इसके बाद वो थ्योरी क्लासेस को जरूर देखना, उसमें समझ में आएगा आपको। चलो आगे देखते हैं। What is the name of generator if its field connected in parallel to the armature? चलो बता ही देते हैं, आप ध्यान से देखो, ये आर्मेचर है। यहाँ पे अगर हमारी फील्ड होती है, आपको मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है कि अगर ये हमारा आर्मेचर है, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्मेचर है और ये है अपनी फील्ड। ये क्या है, ये आर्मेचर है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर है और ये फील्ड है, तो फील्ड इसके किस में है, समांतर में है। देखो आर्मेचर और फील्ड दोनों के इसमें है, समांतर में है, समांतर में है। तो समांतर में है तो इस तरीके की मशीन को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे शंट जनरेटर। क्या बोलते थे, शंट जनरेटर बोलते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको शंट जनरेटर बोलते हैं। तो शंट ये है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, शंट जनरेटर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है कि भाई आप बताओ, आप ये बताओ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या यूज होता है। तो पहले आप समझो कि पोल का क्या यूज होता है। तो भाई पोल का क्या यूज है, तो पोल का मतलब तो है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र बनाना। ठीक है। और जो पोल शू है स्टूडेंट, जो पोल शू है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, यूनिफॉर्म कर देता है। क्या कर देता है, एक समान कर देता है। ठीक है, जो गैप है, जो गैप है बीच का, जैसे आप समझो मेरी बात, यहाँ फिगर में समझाता हूँ। ये जो है आपका, ये तो पोल का पोर्शन है और इतना यहां से लेके यहां तक, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन पोल शू है। ठीक है, पोल शू क्या करता है, यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र लाइनें, विद्युत सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं जो आती रहती हैं स्टूडेंट्स, उनको और यूनिफॉर्म कर देता है, उनको और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब ये ऐसे जाएगा यूं, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक समान रूप से वितरित कर देता है। उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो पोल शू का मेन ये काम होगा। उसके अलावा भी यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है उसको भी सपोर्ट करता है पोल शू, निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो पोल शू का लेकिन मेन जो काम होता है वो होता है डी आंसर, जिसमें आपके लिए बोला गया है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। ठीक है, जैसे मान लो ये जो फ्लक्स लाइनें आ रही हैं इतनी सारी चुंबकीय बल रेखाएं, उसको बराबर रूप में फैला देता है ये। ठीक है, चारों तरफ। तो इसी इसी का काम होता है, जिससे हमारा जो फ्लक्स है वो रोटर के कंडक्टर में एक बराबर रूप से चारों सभी में पड़ता है। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स इसका काम होता है आपका कलेक्ट द करंट अन डायरेक्शनली, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ठीक है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, जैसे ब्रश का काम होता है ना, ये ब्रश के ही लगभग सिमिलर काम करता है। ठीक है, ब्रश के ही सिमिलर काम करता है कौन, स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स काम करता है। चलो समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है विच मटेरियल इज यूज टू मेक द ब्रश
जनरेटर। ये जो ब्रश लगे हैं, ध्यान से देखो इधर, ये जो ब्रश लगे हैं यहाँ पे, ये एक ये लगा है, एक आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ध्यान से सुन लो, ये होता है कार्बन का। कार्बन का ही क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एक गुण है कि जब ये घिस जाता है कार्बन, तो ये क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट होने की वजह से इसका उपयोग हम लोग ब्रश में यूज करते हैं। अच्छा, लुब्रिकेंट भी होता है प्लस कंडक्टिंग होता है, ठीक है। कंडक्टिंग का मतलब हुआ, मतलब चालक भी होगा एक तरीके से, ठीक है। तो जो कार्बन है और ग्रेफाइट है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग जो डीसी मशीन में ये जो ब्रश लगे होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ब्रश लगे हुए हैं, जो करंट को क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है, ठीक है। करंट को कलेक्ट करता है, ध्यान से समझ लो इस चीज को। तो वो बना किस चीज का होता है, तो वो बना होता है आपका ब्रश का, ब्रश वो सॉरी कार्बन और ग्रेफाइट का, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं बच्चों, वो चुंबकीय बल रेखाएं इन पोल्स से, जैसे मान लिया ये एन है और ये एस है, तो ये जो लाइनें इसमें से निकल रही हैं और रोटर से होते हुए निकल के पास हो रही हैं, ये सब ये लाइनें वापस घूम के यॉक के माध्यम से फिर यहाँ मिलती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आपको मैंने बताया कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो ध्यान से समझ लो। रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म है, वो जब जनरेटर बंद होता है तब उस समय भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू होती है कि स्मॉल अमाउंट में कुछ फ्लक्स की वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं, जो कि ईएमएफ को बनने में मदद करती है। फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है, ईएमएफ को बनने में मदद करती है। मुझे एक बात बस फिर से बताना आप लोग कि अगर यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होती तो क्या ई बनता? ई बिल्कुल नहीं बनता, ई हो जाता 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप जितनी तेजी से मोटर को घुमा लो, एन की वैल्यू चाहे जितना ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर फ्लक्स की वैल्यू ही 0 है तो ईएमएफ की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो इस फ्लक्स की वैल्यू 0 हो क्यों जाती है, क्यों हो जाती है भाई, इसकी 0 वैल्यू क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने चेंज किया है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेरी ऑफन। मतलब रोटेशन की दिशा अक्सर जो बदल जाती है, बदल जाने की वजह से जो है इसका जो ये वाला रेसिडुअल फ्लक्स है, जो फ्लक्स फाई की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब 0 हो जाता है तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक समझ पा रहे हो? तो बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो उसमें कोई भी कारण नहीं है, है ना। हैवी शॉर्ट सर्किट लोड नहीं, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। रनिंग विदाउट लोड कॉन्टिन्यूसली, इससे भी मतलब नहीं है। कॉन्टिन्यूसली रनिंग विदाउट ब्रेक, इससे भी ये तो है ही नहीं है, ठीक है। ये तीनों नहीं है। आपको समझना है कि अगर इसकी रोटेशन, जैसे समझो अगर मोटर जनरेटर को इधर आप घुमा रहे थे तो ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना था, ऊपर वाला पोल एन था, नीचे वाला एस था, ठीक है। ऊपर एन पोल था, नीचे एस था। लेकिन अगर आपने इसको धोखे से उल्टा घुमा दिया तो ये जो एन और एस बने हैं ना, इसका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा फटाक से, क्योंकि उल्टा घुमा दिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स हो गया 0। तो जब फ्लक्स हो गया 0 तो फिर ईएमएफ बनना हो गया बंद। ठीक समझ गए? इसीलिए कभी भी इसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घुमाना चाहिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला गया है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द यॉक एंड पोल ऑफ जनरेटर। देखो अब इसके लिए मैं यही क्वेश्चन लूंगा। इसमें देखो मैंने बताया ये जो होता है ये तो होता है पोल, और ये जो पोल जहां बंधे होते हैं, ये जो पोल हैं, जो ये पूरा का पूरा इससे जो बंधा हुआ है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। चलो मैं गोल नहीं बना पा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसको हम लोग कहते हैं यॉक। जो बॉडी होती है ना बच्चों, जो बॉडी होती है वो उसी को हम लोग कहते हैं यॉक, ठीक है। तो यॉक और पोल के माध्यम से ये चुंबकीय बल रेखाएं
अपने रास्ते को कंप्लीट कर लेती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है अगर ये ऐसे सीधे आ रही हैं तो ये यहाँ से वापस घूम के ऐसे यॉक के माध्यम से फिर इसमें जाके मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो ये है इसकी कहानी। देखो इसमें मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये यॉक है, यॉक ये ऊपर वाला हिस्सा बाहरी, ठीक है, और ये पोल है, ये वाला पूरा का पूरा ये पोल है अंदर। तो कह रहे हैं कि इनका रास्ता चुंबकीय बल रेखाओं कहाँ होता है, तो इस पोल से इस पोल में जाएगा, यहां से इस पोल से इस पोल पे जाएगा, इस पोल से यॉक के माध्यम से घूम के यहां से ऐसे घूम के और ये वापस इसी पोल में मिल जाएगा ऐसे। सिमिलरली जैसे मान लिया ये यहां से इधर से गया, कुछ पार्ट इधर से भी जाएगा, यहां से ऐसे घूमा, ठीक है, यहां से इसमें से घूम के यूं ऐसे करके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होती है। समझ गए? तो क्या हुआ, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन ए डीसी जनरेटर। तो पोल और योक में तो जाता ही जाता है, उसके अलावा कहाँ जाता है? उसके अलावा देखो ये बीच का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, वही है आर्मेचर कोर। तो ये कहाँ जाता है भैया? आर्मेचर कोर। समझ पा रहे हो? आर्मेचर कोर के रास्ते से होते हुए निकलता है। ठीक, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाई द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस इन अ डीसी शंट जनरेटर। एक डीसी शंट जनरेटर है, अगर हम लोग इसके सामने जो लोड है मीन्स जो इलेक्ट्रिक लोड है, अगर वो लोड बढ़ाना शुरू कर दें तो जो इसके टर्मिनल पे जो यहाँ पे वोल्टेज है प्लस माइनस में, मान लिया यहाँ पे 230 वोल्ट था, मान लो थोड़ी देर के लिए 230 वोल्ट था, वो घट के 210 ही रह गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने लोड बढ़ा दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का खैर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और चलो सभी ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो जितना रहता है उतना ही रहता है, तो ये तो गलत है। बिकॉज द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस यहाँ कुछ नहीं, ये तो पहले से ऑलरेडी जितना है उतना रहेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस का भी इससे कोई लेना देना नहीं भाई, शंट में जितना रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू थोड़ी ना लोड के साथ बढ़ती घटती है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि ए आंसर में बोला गया है आपको कि ए आंसर में बोला गया है कि बिकॉज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट से क्या होता है, फ्लक्स में कमी आती है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट्स के वजह से फ्लक्स में कमी आती है, फ्लक्स में कमी आएगी तो क्योंकि ये ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो ये अगर ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स कम होने लगा तो फिर ईएमएफ भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपकी ये जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक और क्लास ले लेंगे, अभी आज इतना आप पढ़िए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 33 से कंटिन्यू करेंगे, और जो भी डीसी जनरेटर की लास्ट क्लास होगी, अब डीसी जनरेटर की एक लास्ट क्लास होगी, उसके बाद डीसी मोटर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस की स्पीड स्लो है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विश्वास मानिए कि इसमें जब तक आपको ढंग से मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा तब तक आप मेरी टर्म्स को समझ नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने की, जितना भी आप समझ पाते हैं उतनी कोशिश करिए, ट्राई करिए, है ना, जितना अच्छे से कर पाए कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर्स को मेमोराइज कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत कुछ लॉजिकल सेटिंग दिमाग में आ जाए कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा सर ने बोला था कि भाई इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी वेल एक्सप्लेन्ड थ्योरी पढ़ने के लिए आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आने वाले समय में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप इस चैनल पे बने रहो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी वैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है इसकी थ्योरी क्लासेस भी अपलोड करेंगे, और थ्योरी क्लासेस में तब आपको पता चलेगा कि जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बिना थ्योरी पढ़े हुए इसके क्वेश्चंस को इतनी आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी करने में करीब 10 12 15 क्लासेस लगेंगी, छोटी
छोटी छोटी रहेंगी, हाफ आवर्स की, लेकिन उसको जब कंप्लीट करेंगे फिर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना बाद में आके फिर से एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और बिना थ्योरी कंप्लीट किए इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसकी जो थ्योरी है उससे बिलोंग करती हुई उसको मैं आपको बता दूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी मज़ा नहीं आएगी कि टिक मार के मैं आगे निकल जाऊं फिर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ये भी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा आपको बताकर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा अगर ठीक लग रही है। ठीक है क्लासेस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।